हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि मिथुन लगन में केतु देव चतुर्थ भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। तो आइए जान लेते हैं कि केतु देव मिथुन लगन के चौथे भाव में हमें कैसे रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों, चौथे घर में 6 नंबर राशि है। मिथुन लगन में 6 नंबर राशि बुध देव की मूल त्रिकोण राशि है। और 6 नंबर राशि जो है, इससे हम एनालिटिकल एक स्किल्स देखते हैं। तो 6 नंबर राशि हमें एनालिटिक्स की तरफ यानी कि ले जाती है। और अगर 6 नंबर राशि में बुध जैसा प्लैनेट आ जाए तो ऐसे लोग एनालिटिकल स्किल्स में बहुत तेज़ होते हैं, कैलकुलेशंस में तेज़ होते हैं, मैथ्स में अच्छे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में अच्छे होते हैं, आइडियाज़ में अच्छे होते हैं और उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। अगर यहाँ पर बुध बैठ जाए तो, और शुक्र बैठ जाए तो नीच के हो जाते हैं। और अब यहाँ पर केतु देव आ गया। केतु देव, देखिए, चौथे घर में केतु देव के अच्छे फल हमें नहीं मिलते, लेकिन 6 नंबर राशि में इतने बुरे फल भी नहीं मिलते, क्योंकि बुध देव से केतु की मित्रता है और केतु देव यहाँ कंफर्टेबल है, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में। लेकिन केतु की एक अपनी एक नेचर है, एक उसका करेक्टर है, और उस नेचर के हिसाब से ही वो फल देता है। एक तो केतु जो है ये जो है छाया ग्रह है, और केतु के पास अपना तो कोई दिमाग है नहीं। और क्योंकि केतु धड़ को रिप्रेजेंट करता है, दिमाग जो ऊपर का हिस्सा है, ब्रेन का हिस्सा है, उसको तो राहु रिप्रेजेंट करता है। तो केतु के पास लेकिन दिल है, इंट्यूशन है, इमेजिनेशन है। तो ये 6 नंबर राशि तो एनालिटिकल स्किल्स की राशि है, ये तो बहुत इंटेलिजेंस की राशि है। लेकिन केतु यहाँ बैठ के इस आदमी के स्वभाव में इंट्यूशन भी भर देता है। तो अब एनालिटिकल स्किल्स में कुछ कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं। जितनी भी एनालिटिकल स्किल्स होती हैं ये लॉजिकल होती हैं, ये बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक्स रहती हैं। और अगर एक ऐसा प्लैनेट इसमें आ जाए जिसका करेक्टर ही इंट्यूशन का है या इमेजिनेशन का है, तो कहीं ना कहीं केतु इस एनालिटिकल स्किल्स में इस आदमी को भ्रमित करता है और वो कंफ्यूज हो जाता है बार बार कि यार ये ठीक है या ये ठीक है। उसका मन तो कुछ और कह रहा होता है जो केतु उसको देता है, थॉट प्रोसेस, और उसके लॉजिक्स कुछ और कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर आदमी अपनी एनालिटिकल स्किल्स में लूजर रहता है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें भ्रांतियाँ रहती हैं, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर केतु कोई बहुत अच्छे फल नहीं देता, लेकिन बुध देव का मित्र है, इसलिए केतु देव यहाँ कंफर्टेबल रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये 4th हाउस में जो केतु अगर बैठ जाए तो 4th हाउस काल पुरुष कुंडली में चंद्र का हाउस है, क्योंकि मून की राशि यहाँ मिलती है, 4 नंबर राशि। तो यहाँ पर केतु सबसे पहले इस घर से आपको डिटैच करने की कोशिश करेगा, यानी कि आप घर से, यानी कि अपने माता से आप दूर हो जाओगे। और यहाँ पर थोड़ा सा माता से, अपनी मदर से इंसान को सेटिस्फेक्शन भी कमी रहती है, मतलब न्यूरिशमेंट की कमी रहती है। इंसान ऐसा फील करता है कि यार मेरी मदर ने मुझे अच्छा टाइम नहीं दिया, अच्छी परवरिश नहीं दी, अच्छी न्यूरिशमेंट नहीं दी, वो कुछ अपने कामों में व्यस्त रही, या कुछ भी ऐसी कंपल्शंस रही मदर की लाइफ में जिसकी वजह से आई वॉज नॉट टेकन केयर ऑफ बाय माय मदर। ऐसी फीलिंग इंसान के दिल में रहती है जब केतु यहाँ बैठ जाता है तो। और इंसान के पास चाहे सुख सुविधाएं हों भी सही, लेकिन उन सुख सुविधाओं का आनंद लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि चौथे घर से डिटैच करता है। चौथा घर हमारे किस चीज़ का, कंफर्ट्स का घर, हमारी सुख सुविधाओं का घर है, हमारे कन्वीनियंसिस का घर है, तो हमारी डोमेस्टिक इन्वायरमेंट का घर है। तो डोमेस्टिक लाइफ में, यानी कि आपके मदर के घर में या अपने ही घर में, आपको वो कंफर्ट आप महसूस नहीं करोगे
कुछ ना कुछ आप डिटैच्ड फील करोगे उस डोमेस्टिक कंफर्ट से। यहाँ केतु इस तरह की फीलिंग देता है। दूसरी यहाँ पर जो गाड़ियों का सुख है वो भी आदमी को देर सवेर मिलता है, ज़्यादा जल्दी नहीं मिलता। हाँ, अगर शुक्र की पोजीशन मजबूत हो चार्ट में तो शुक्र गाड़ियों को रिप्रेजेंट करता है। अगर वीनस स्ट्रांग है तो चीज़ें ठीक रहती हैं, और अदरवाइज़ यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ कन्वीनियंसी को लेके, या गाड़ियों के सुख को लेके, या मकान के सुख को लेके, या और जो हमारे कंफर्ट्स की चीज़ें हैं जो घर में हैं, उनको आदमी अच्छे से मतलब इंजॉय नहीं करता। इवन इफ़ वो उसके पास हों फिर भी उनको इंजॉय नहीं करता। तो उसका ध्यान रहता है उसके सामने वाले घर में, यानी कि राहु की वजह से। राहु एक ऑब्सेसिव एनर्जी है, और राहु बैठा हुआ है 10वें घर में, तो 10वें घर में ही उसका ध्यान रहेगा, चौथे घर में उसका ध्यान कम रहेगा, या चौथे घर से के कंफर्ट्स जो है उसे कम मिलेंगे। दूसरा, मदर के साथ रिलेशनशिप्स यहाँ डिपेंड करेगा केतु किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ है, और फिर बुध देव की प्लेसमेंट भी बहुत डिसाइड करेगी कि इस घर से ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अगर बुध देव इसी घर में ही बैठ जाए केतु से थोड़ा दूर होकर, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी कि एक नीच भंग योग जैसा योग बन जाएगा। क्योंकि केतु जो है, हम हालांकि केतु 6 नंबर में नीच का नहीं माना जाता, लेकिन वो जिस घर में बैठता है उसकी एनर्जीज को आपसे सेपरेट करने की कोशिश करता है, इसलिए इन्फीरियर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बुध बैठ जाए तो बुध उस एनर्जीज को जो है वो कंट्रोल करेगा, उस एनर्जीज को यूटिलाइज करेगा, और वो घर जो है उसमें जो अशुभता है, जो माता से अशुभता है, या माँ से दूर जाने की बात है, या वो कंफर्ट्स जो केतु आपको भोगने नहीं देता, लेने नहीं देता, वो बुध आपको भोगने देगा। तो कहने का मतलब ये है, उस तरीके से हम कह रहे हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि केतु यहाँ नीच का बैठा हुआ। 6 नंबर राशि तो केतु की अपनी राशि है, एंड ही रिमेन्स वेरी कंफर्टेबल। लेकिन केतु का एक अपना स्वभाव है, अपना कैरेक्टर है, उसके हिसाब से वो फल जरूर देता है। तो केतु जहाँ भी बैठता है उस घर से हमें इन्फीरियर ही फल मिलते हैं। और फिर यहाँ पर बुध की राशि जरूर है, लेकिन घर तो ये चंद्र का ही है, यानी कि काल पुरुष कुंडली का भी हिसाब किताब देखते हैं यहाँ पर हम। तो उस वजह से यहाँ पर हमें कुछ इस तरह के रिजल्ट्स हमें केतु दे सकता है। और दूसरा जो है, हम घर से अर्ली लाइफ में घर से दूर चले जाएंगे। हमारी कभी कभी ऐसी प्लेसमेंट में हमारी परवरिश भी किसी दूसरे घर में होती है, मतलब किसी रिश्तेदार के घर में होती है, या किसी हम अपने घर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह हमारी ब्रिंगिंग होती है। तो ऐसा भी देखने में काफ़ी चार्ट्स में मिलता है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर केतु बैठा हुआ 8वें घर को देखता है। तो 8वें घर में शनि देव की राशि पड़ी हुई है, और अगर केतु की प्लेसमेंट या डिग्निटी या ठीक ना हो तो 8वें घर भी एक्टिवेट हो जाता है। तो 8वें घर के ऑब्स्टेकल्स भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और 8वें घर से एक अच्छी चीज़ सिर्फ यही मिलती है कि कभी कभी 8वें घर से हमें कुछ अचानक लाभ मिल जाते हैं, क्योंकि चौथा घर ऑस्पिशियस घर है, 8वां घर इनहेरिटेंस का घर है। केतु अगर उसको एक्टिवेट करता है और शनिदेव की प्लेसमेंट भी कहीं अच्छी मिली, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में भाग्य में बैठे हुए, तो अच्छे भी रिजल्ट्स कभी कभी मिल जाते हैं। वरना केतु यहाँ पर बैठा हुआ जब 8वें घर को देखता है तो सबसे पहले वो अपनी चीज़ों को एक्टिवेट करता है। केतु मोक्ष का कारक है, ऑकल्ट की नॉलेज देने में माहिर है, और छुपी हुई विद्याओं का जो है ना प्लैनेट है। तो 8वें घर से ऑकल्ट की तरफ ले जाएगा, छुपी हुई विद्याओं को जानने की कोशिश इंसान करेगा, इंट्यूटिव पावर्स बढ़ जाएंगी, किसी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में आदमी आ सकता है, काम कर सकता है, और मेडिटेशन, योग, ये वाली सारी चीज़ें जो है ना केतु दे देता है। और फिर केतु की दृष्टि रहेगी, 7वीं दृष्टि केतु की रहेगी 10वें घर में। 10वें घर में राहु बैठा हुआ है। अगर राहु के साथ कोई प्लैनेट दूसरा बैठा हुआ है तो केतु उसको इम्पैक्ट ज़रूर करता है। अगर राहु अकेला बैठा हुआ है तो ये दृष्टि ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि यहाँ राहु का बोलबाला रहता है।
अगर हाँ कोई सूर्य, चंद्र, मंगल जैसा प्लैनेट बैठा होगा तो उसको केतु ज़रूर खराब करेगा और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी इंटरफियर काफ़ी करेगा। और अदरवाइज़ यहाँ राहु का जो है ना पोजीशन रहेगी और राहु के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। और राहु की इस प्लेसमेंट के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, वो वीडियो भी आप देख के जान सकते हैं इस प्लेसमेंट के बारे में, राहु 10वें घर में। और जो इसकी 9th आस्पेक्ट रहेगी वो रहेगी 12वें घर पे। 12वां घर भी आपको पता ही है, वो कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन है उसका, और विदेश से कनेक्शन है, और हॉस्पिटल से है, असाइलम से है, अकेली जगहों से है, व्यय से है। तो केतु जब 12वें घर को देखता है तो कहीं ना कहीं इंसान को स्पिरिचुअल एडवांसमेंट देने की कोशिश करता है। और क्योंकि ये चौथा घर एक्चुअली कालपुरुष कुंडली में चंद्र का घर है, तो ये हमारे दिल का घर है, मन का घर है। मन के घर में केतु बैठ जाए तो वैसे भी इंसान थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में। और 12वें घर पे दृष्टि और 8वें घर पे दृष्टि केतु की इस तरह के फल देती है। तो ये बैठी हुई ये प्लेसमेंट जो है आपको कहीं ना कहीं ऑकल्ट में या स्पिरिचुअलिटी में ड्राइव कर सकती है, ले जा सकती है। और दूसरा, अगर केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है और उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर खराब बैठ जाए तो फिर ये हमें बीमारियों में ले जाती है। यानी कि यहाँ पर नक्षत्र मिलते हैं 3। पहला नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी जो सूर्य देव का नक्षत्र है, उसके 3 चरण हैं। दूसरा नक्षत्र है हस्ता जो चंद्र का नक्षत्र है, उसके 4 चरण यही हैं। और तीसरा नक्षत्र है चित्रा जो मंगल देव का है। तो अब देखो, जो नक्षत्र यहाँ मिलते हैं वो केतु इज नॉट कंफर्टेबल इन दोज नक्षत्रास। राशि बेशक कंफर्टेबल है, लेकिन नक्षत्र यहाँ पर सूर्य का है, चंद्र का है, मंगल का है, और तीनों ही प्लैनेट्स केतु के दुश्मन है या केतु उनका दुश्मन है। तो केतु यहाँ पर जो है अच्छा नहीं माना जाता इन नक्षत्रों में। अब अगर केतु उत्तर फाल्गुनी में है और सूर्यदेव कहीं खराब बैठ गए, सूर्यदेव अष्टम घर में ही बैठ गए, तो यहाँ केतु आपको बीमारियाँ दे देगा। 8वें घर से रिलेटेड बीमारियाँ दे देगा, चौथे घर से रिलेटेड बीमारियाँ दे देगा। अगर छठे घर में ही सूर्यदेव बैठ जाए तब भी यही पोजीशन बनेगी। 12वें घर में सूर्यदेव बैठ जाए तब भी हुई। अगर सूर्यदेव नीच के बैठ गए 5वें घर में तब भी बीमारी कोई ना कोई आपको लग जाएगी। तो केतु यहाँ बैठे हुए बीमारी सिर्फ एक ही कंडीशन में देगा, जब नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट छठे, 8वें या 12वें घर में या नीच की हो जाए। ऐसे ही अगर हस्ता नक्षत्र में केतु बैठा हुआ तो चंद्र की प्लेसमेंट इन राशियों में नहीं आनी चाहिए। चंद्र 12वें घर में चंद्र ऊंच का हो जाएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चंद्र की प्लेसमेंट अगर छठे और 8वें में आ गई तो बड़ी दिक्कत है। छठे में नीच का हो जाएगा, 8वें में शनि की राशि है, तो यहाँ पर परेशानी पड़ जाएगी। तो जिस नक्षत्र में ऐसे ही मंगल का आप देखिए, चित्रा नक्षत्र में है तो मंगल हालांकि देखिए छठे और 8वें घर में संभाल लेगा, क्योंकि छठे में उसकी अपनी राशि है, 8वें में एग्जॉल्टेड साइन है, उसका 10 नंबर साइन है। तो मंगल अगर 12वें में होगा या नीच का होगा तो खराब फल मिलेंगे। तो यानी कि आपने ये भी देखना है कि किसकी राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। तो अगर केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर खराब बैठा हुआ है तो आपको यहाँ पर बीमारियों से जूझना पड़ेगा, क्योंकि केतु की दृष्टि 8वें घर पे तो है ही। 8वां घर बीमारियों का, लंबी बीमारियों का है, और फिर 12वें घर पे भी है, 12वां घर हॉस्पिटल का है, तो वहाँ भी ये फल दे सकता है। तो आपने बड़े ध्यान से देखना है कि केतु किस नक्षत्र में है। जिस नक्षत्र में उसका लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड है तो केतु यहाँ आपको बहुत बुरे फल नहीं देगा। दूसरा आपने देखनी है बुध की प्लेसमेंट। बुध अगर बिगड़ा हुआ है, बुध किसी खराब घर में बैठा हुआ है, तो फिर यहाँ केतु के भी खराब फल देखने को मिलते हैं। तो केतु के 2-3 तरह से खराब फल मिलते हैं। एक तो केतु जो है डिटैचमेंट का कारक है, माँ से दूर ले जाता है अर्ली लाइफ में। दूसरा बीमारियों का प्लैनेट है। अगर बीमारियों को देखें तो इस राशि में हमारी
पेट से नीचे वाले हिस्से में केतु परेशानी देता है, हड्डियों में परेशानी देता है। केतु की जहाँ जहाँ दृष्टि होगी उस घर से रिलेटेड भी परेशानियाँ देता है। जैसे केतु की दृष्टि अगर आठवें घर पे है तो किडनी और यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। 12वें घर में अगर केतु की दृष्टि पड़ेगी तो शुक्र रिलेटेड यानी कि वीनस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्राइवेट पार्ट्स में आपके प्रॉब्लम्स देगा। तो केतु जो है वैसे केतु को अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर हमारे छुपे हुए पार्ट्स, बॉडी के लिम्स जो हमारे छुपे हुए हैं, हिडन है, उसमें ज़्यादा दिक्कत देता है और उसमें भी किडनी वगैरह को ये पहले पकड़ता है। और चौथा घर हमारे दिल का है, तो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट वगैरह में भी अगर चंद्र की प्लेसमेंट ख़राब हो जाए तो हमारे हार्ट में भी ये एक प्रॉब्लम कोई ना कोई दे सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इस प्लेसमेंट को देखना है और उसको एनालाइज करना है। बाकी ओवरऑल हम देखें तो इसमें कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। दिस इज नॉट वर्स्ट प्लेसमेंट, लेकिन ये इतनी अच्छी भी प्लेसमेंट नहीं है। तो दिस विल डिपेंड ऑन दी नक्षत्र एंड नक्षत्र लॉर्ड्स, और बुध की प्लेसमेंट कहाँ है उस पर डिपेंड करेगा केतु यहाँ आपको किस तरह के फल दे रहा है। वो आपने अपने आप ही इसको एनालाइज करना है। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है और कल हम फिर आपसे बात करेंगे किसी और प्लेसमेंट के बारे में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। विल सी यू सून। हैव ए नाइस टाइम। गुड बाय।